नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, पहले मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। A particle of mass m is placed on the top of a smooth hemisphere of mass capital M। देखिए, ये जो एक हेमिस्फीयर है, ओके, ये जो हेमिस्फीयर है, तो उस हेमिस्फीयर का एक मास है जो कि कैपिटल M है। ये हेमिस्फीयर, ओके। और उस हेमिस्फीयर की जो सरफेस है, हेमिस्फीयर की जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है। क्या है, स्मूथ है। यानी कि कोई भी फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस में जो मूवमेंट होगी, मोशन होगी उस ऑब्जेक्ट की, उसमें उसको कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिलेगा। द हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ ग्राउंड। ये जो हेमिस्फीयर है इस जिस ग्राउंड पे है, ये ग्राउंड है, तो ये जो ग्राउंड है उस ग्राउंड भी स्मूथ है, ओके। यानी कि आपको कहीं पर भी स्लाइड होगा तो आपको फ्रिक्शन फोर्स देखने को नहीं मिलेगा। द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड जेंटली, यानी कि इस पोजीशन में, इस टॉप में एक पार्टिकल है और जिसकी मास m है, ओके। उसको हम बहुत स्लोली, ओके, बहुत स्लोली, जेंटली, जेंटली का मतलब उसको हम ज्यादा फोर्स, ज्यादा स्पीड नहीं देंगे कि वो टैंजेंट होके चला जाएगा, ओके। टैंजेंट होके इसे चला जाएगा, तो टैंजेंट होके इसे चला जाएगा, इसे स्पीड नहीं देंगे हम उसको जेंटली जस्ट पुश करेंगे, जस्ट पुश करेंगे, ओके, जिसकी की वजह से वो उस सरफेस पे रहेगा, उस सरफेस पे रहेगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड स्यूडो फोर्स सीन फ्रॉम द हेमिस्फीयर फ्रेम। अगर आप हेमिस्फीयर में रहे, वहां उस फ्रेम में आप रहे हो, ओके, उस फ्रेम में रहकर अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो उस बॉडी पे, ओके, उस बॉडी पे कितना स्यूडो फोर्स है, इससे हमको ये पता चलता है कि आपकी जो ये जो कैपिटल एम है, हेमिस्फीयर है, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा, ओके, एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा। हाँ, इनिशियली एक्सेलरेशन नहीं है। जब इस पार्टिकल इस पोजीशन पे है, जब वो पार्टिकल मूव करेगा तो इसको एक्सेलरेशन मिलेगा, यानी कि उसको फोर्स मिलेगा। तो फोर्स की वजह क्या होगी मैं जब डिस्क्रिप्शन करूंगा उसमें बताऊंगा। तो पर आपको ये पता चल गया इसका एक्सेलरेशन है। जब इसका एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियसली इस जो मास है, इस मास है, और उस मास के मोशन के दौरान उस मास में एक जीरो फोर्स हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो ऑब्वियसली अगर हम न्यूटन सेकंड लॉज को एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसलिए हमको एक एक्स्ट्रा फोर्स, जीरो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। जो एक्सटर्नल जो एम होता है और ये जो एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन किस फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो वो जो फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, उसके साथ बराबर नहीं होता, बराबर नहीं होता। तो इसलिए हम एक टर्म ऐड करना पड़ता है इस पोजीशन पे, जिस टर्म को बोलते हैं स्यूडो फोर्स। परंतु इस तरह का कोई एक्चुअल फोर्स उस बॉडी पे नहीं गिरता, ओके। तो ऑब्वियसली इस फोर्स को हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस स्यूडो फोर्स और उस पॉइंट में, यानी कि कोई एंगल थीटा बनाएगा उस वर्टिकल लाइन के साथ, तभी उस पर जो नॉर्मल फोर्स होगा तो उसको हमको कैलकुलेट करना है, यानी कि उनकी रेशियो को हमको कैलकुलेट करना है। तो मैं इस चीज पे ध्यान नहीं देता, तो क्या कैलकुलेट करना है, तो मुझे बस डिस्क्राइब करना है, तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर आ जाता है, ओके। तो डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो आज है फंक्शन ऑफ थीटा, तो ऑब्वियसली वो थीटा का फंक्शन होगा, ओके, जो रेशियो होगा वो थीटा का फंक्शन होगा। तो हमको उस फंक्शन, उस चीज को हमको कैलकुलेट करना है। assume that the particle remains in contact with the hemisphere। ऑब्वियसली हमको ये अज्यूम करना है कि पार्टिकल हमेशा इस सरफेस पे रहेगा, हेमिस्फीयर की सरफेस है उस सरफेस पे रहेगा। तो ठीक है, चलते डिस्क्रिप्शन करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन करने से पहले मैं इसको इरेज करना चाहूंगा। इस डायग्राम का हम उसके एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए, ये होता है जो छोटा सा पार्टिकल है, उसकी मास क्या है, m, और ये जो सपोज ये कोई पोजीशन में, यानी कि थीटा एंगल बना के इस सरफेस है, तो ऑब्वियसली मैं अगर इस पार्टिकल को देखूं तो मुझे इस पार्टिकल के अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम करूं तो देखिए इसको नॉर्मल फोर्स इस दिशा में मिलेगा, किसी की वजह से मिलेगा, इस सरफेस उसको नॉर्मल फोर्स देगा। तो अगर इस सरफेस आपको नॉर्मल फोर्स देता है, ऑब्वियसली इस बॉडी को, यानी कि इस हेमिस्फीयर को नॉर्मल फोर्स मिलेगा, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से अगर आप उसको एन फोर्स देते हो तो ऑब्वियसली इस हेमिस्फीयर को भी एन फोर्स मिलेगा। किस दिशा में, इस दिशा में। तो इस दिशा में
इस हेमिस्फीयर को, यानी इस हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, ये बड़ा सा जो हेमिस्फीयर है उसको उतना ही अमाउंट का नॉर्मल फोर्स मिलेगा। किस दिशा में? इस दिशा में। तो इस एंगल को मैंने थीटा लिखता हूँ। तो इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट होगी वो क्या होगी? n cos थीटा। क्या होगी? n cos थीटा। और इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी नॉर्मल फोर्स का वो क्या होगा? n sin थीटा। तो ये किस पर फोर्स है? ये जो बड़ा सा हेमिस्फीयर है तो उस पर जो फोर्स गिर रहा है। ओके, ये पॉइंट की तरह डिनोट करता हूं इसलिए क्योंकि जो बड़ा सा हेमिस्फीयर है ओके उसको इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसकी देखूं, अभी किसको देखूं? इसको देखूं तो इस पर ओके देखिए इस फिगर में इस पर जो फोर्स गिरेगा वो क्या गिरेगा? तो ग्रेविटी है, ग्रेविटी गिरेगा इस दिशा में। ओके, तो ग्रेविटी जो गिरेगा इस दिशा में और एक उसकी परिमाण क्या होगी? mg। कितना होगी? mg। और जो जीरो फोर्स देखिए इस वजह से, उस पार्टिकल की वजह से इस बड़ा सा हेमिस्फीयर को जो फोर्स मिलता है वो सिर्फ नॉर्मल फोर्स मिलता है। सिर्फ नॉर्मल फोर्स किस पर मिलेगा? इस पार्टिकल की वजह से उस बड़ा सा हेमिस्फीयर को जो फोर्स मिलेगा वो सिर्फ नॉर्मल फोर्स मिलेगा। और उसके बाद ये जो बड़ा सा हेमिस्फीयर है उसको कौन सा फोर्स मिलेगा? ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स मिलेगा। और ग्रेविटी की जो फोर्स मिलेगा उस बड़ा सा हेमिस्फीयर, अगर वो सॉलिड हेमिस्फीयर है यानी कि उसकी मास परिपूर्ण है, ओके उस सॉलिड है, तो उसको जो मास मिलेगा, उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस पर में उसकी इफेक्टिव फोर्स ग्रेविटी की वजह से मिलेगा। तो उसकी जो परिमाण होगा ओके वो क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। और उसकी परिमाण क्या होगी? कैपिटल एम जी, कैपिटल एम जी। क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये बड़ा सा हेमिस्फीयर, छोटा इस मास को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, यानी कि सिर्फ इसको कंसीडर कर रहा हूँ। इस बड़ा सा हेमिस्फीयर में कौन सा फोर्स मिल रहा है? ओके देखिए मुझे ये छोटा सा हेमिस्फीयर में जो भी अगर ये बॉडी पर जो फोर्स मिल रहा है वो ग्रेविटी की वजह से मिल रहा है और क्या मिल रहा है? n sin थीटा इस दिशा में मिल रहा है। तो ये जो बड़ा सा हेमिस्फीयर किस दिशा में एक्सेलरेट होगा वो कौन डिसाइड करेगा कि बड़ा सा हेमिस्फीयर में कितना फोर्स और किस दिशा में मिल रहा है? तो एक तो उसको जो फोर्स मिलेगा n cos थीटा और mg। और देखिए ये जो बड़ा सा हेमिस्फीयर है, बड़ा सा हेमिस्फीयर इस पोजीशन में एक बड़ा सा हेमिस्फीयर है ओके, तो उसको ग्रेविटी की वजह से mg मिला। तो जब ग्रेविटी की वजह से इस दिशा में mg मिला इस बड़ा सा हेमिस्फीयर को नीचे की, तो ये जो बड़ा सा हेमिस्फीयर एक ग्राउंड पे है, इस ग्राउंड पे ये बड़ा सा हेमिस्फीयर है। तो बड़ा सा हेमिस्फीयर को जो फोर्स मिलेगा इस डायरेक्शन में उसको मैं n2 लिखता हूं। ओके n2, क्योंकि बड़ा सा हेमिस्फीयर जिस ग्राउंड पे है तो उस ग्राउंड पे उसको नॉर्मल फोर्स मिलेगा जो कि n2 परिमाण का होगा। और इस नॉर्मल फोर्स की वजह से n cos थीटा और n cos थीटा फोर्स और उसके साथ साथ जो mg फोर्स मिलेगा। देखिए ये जो नॉर्मल फोर्स होता है, ये जो नॉर्मल फोर्स होता है, तो क्योंकि इस जो हमारा बड़ा सा हेमिस्फीयर है उस बड़ा सा हेमिस्फीयर का कोई भी मोशन नहीं होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर इसका कोई भी मोशन नहीं होता वर्टिकल डायरेक्शन में तो बड़ा सा हेमिस्फीयर के लिए जो n2 होगा और n cos थीटा, n2 और n cos थीटा प्लस n2 किसके साथ बराबर हो जाएगा? इस डाउनवर्ड फोर्स n cos थीटा प्लस कैपिटल M और G ओके, तो इस क्वांटिटी के साथ ये जो फोर्स है n2 यानी कि इस सरफेस से जो नॉर्मल फोर्स होगा तो वो n cos थीटा प्लस mg के साथ बराबर होगा। तो ऑब्वियसली अभी हम देखते हैं ये जो फोर्स मिलेगा इस बॉडी को किस वजह से? इस नॉर्मल फोर्स की वजह से। तो एक तो ये कंपोनेंट हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया n sin थीटा। तो वो क्या हो जाएगी? जो n sin थीटा होगा, जो n sin थीटा होगा तो उसकी परिमाण क्या होगी? ये जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस बॉडी को, किस बॉडी को? कैपिटल M को, तो उसकी जो मास होगा और उसकी जो सी एक्सेलरेशन होगा सपोज a0। ये क्या होता है? आपकी जो कैपिटल M है उसकी मतलब जो हेमिस्फीयर है उसकी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ हेमिस्फीयर, एक्सेलरेशन ऑफ हेमिस्फीयर, एक्सेलरेशन ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये क्या होता है? हेमिस्फीयर का एक्सेलरेशन होता है। तो अभी हम देखते हैं, अभी हम क्या देखेंगे? अगर n sin थीटा आपका m a नॉट होता है, जो नॉर्मल फोर्स होता है n होता है नॉर्मल फोर्स, वो क्या होगा? कैपिटल M a नॉट बाई क्या होगा? sin थीटा।
ओके, तो ये होता है आपका क्या है, नॉर्मल फोर्स कितना उस बॉडी पे, ओके, उस बॉडी पे गिर रहा है। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कितना नॉर्मल फोर्स इस हेमिस्फीयर पे गिरता है, वो क्या हो जाएगी, एम ए नॉट बाई साइन थीटा। तो ये हो जाएगा नॉर्मल फोर्स उस बॉडी पे। ओके, तो अभी हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए था कि नॉर्मल फोर्स और ए नॉट के बीच में जो रेशियो। तो देखिए अगर आपका बॉडी ये वाला बॉडी मूव कर रहा है, ये वाला बॉडी मूव कर रहा है एक्सेलरेशन ए के साथ इस दिशा में, तो उस बॉडी को जो जीरो फोर्स मिलेगा, तो ऑब्वियसली इस दिशा में ये क्या था, जीरो फोर्स। तो जो जीरो फोर्स होगा इस बॉडी पे, तो क्या होगा, उस बॉडी का मास m और वो जिस फ्रेम पे रह रहा है उस एक्सेलरेशन का, उस फ्रेम का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली m a नॉट। तो ये क्या होता है, जीरो फोर्स। तो जो जीरो फोर्स होगा मेरा क्या होगा, F इक्वल टू m a नॉट। तो मुझे क्वेश्चन में पूछा है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि जो नॉर्मल फोर्स n डिवाइडेड बाय f मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये नॉर्मल फोर्स क्या है, मैंने अभी कैलकुलेट कर दिया है, क्या है वो, m a नॉट बाय साइन थीटा, ये मेरा नॉर्मल फोर्स है, डिवाइडेड बाय ये जो फोर्स F है, स्मॉल f है, वो क्या है, m a नॉट है, m a नॉट। तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूं तो मुझे क्या मिलता है, ये जो ये टर्म है, ओके, तो m साइन थीटा। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर, ये मेरा क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे जो पूछा था कि सीडो फोर्स और जो नॉर्मल रिएक्शन देगा, उस नॉर्मल रिएक्शन और सीडो फोर्स में रेशियो पूछने के लिए मतलब क्वेश्चन में पूछा। तो ये था क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।